हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसी आई थी 2021 में, उसका जो एग्जाम हुआ था उसका हम डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आप पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा और इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करेंगे। हमारे पार्ट नंबर 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस आए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी बेहतरीन लेवल के आए थे। अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एचपीएससी का ऐसा एग्जाम जहां पे सीएसआईआर नेट का सिलेबस है, उस एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि जो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप है, यहाँ पे हम कोर्सेज अवेलेबल है हमारी ऐप के ऊपर। अगर आप या आपका कोई भी नॉन आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, सीएसआईआर नेट या फिर कोई भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी पीजीटी या टेट का एग्जाम है, तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्स अवेलेबल है, फ्री डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां पे फ्री डेमो लेक्चर्स चेक कीजिए, फिर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से याद रखने वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, नेट और गेट के प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हैं। हर टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। हालांकि जो हमारा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 32 है, बट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फ्लावोन्स जो है कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड। तो भाई देखो, अगर आपको यही नहीं पता है कि फ्लावोन्स होते क्या है, फिर तो ये क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाता है। और फ्लावोन्स क्या होते हैं ये नॉर्मली पता होता नहीं है, क्योंकि कोई इतना ज्यादा मतलब कंसेप्चुअल टॉपिक है नहीं है। तो भाई, फ्लावोन्स कैन नॉट बी, फ्लावोन्स को आप बना नहीं सकते किस मेथड से द्वारा। देखिए, यहाँ पे अलग अलग मेथड है। रॉबिन्सन्स मेथड आपने सुना होगा, ये वुडवर्ड मेथड आपने सुना होगा। भाई ये देखो, ये दोनों आपको पढ़ाए जाते हैं, बी और डी, रॉबिन्सन्स एनुलेशन रिएक्शन आपको पढ़ाई जाती है। इसी प्रकार वुडवर्ड मेथड भी आपको पढ़ाया जाता है। बेसिकली वुडवर्ड मेथड में हम क्या करते हैं भाई, आपका डायोल की फॉर्मेशन होती है, अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और डायोल की फॉर्मेशन होती है। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर्स में, अगर आप जाके देखेंगे तो यहां पे बेसिकली किसकी फॉर्मेशन होती है, डायोल की फॉर्मेशन होती है। अब ये फ्लावोन्स क्या होते हैं, ये कुछ इस टाइप के कंपाउंड रहेंगे। देखिएगा कि यहां पे मान के चलो फ्लावोन्स क्या होते हैं, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है और इस पोजीशन पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ लगा होगा इस पोजीशन पे। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती है उन्हें फ्लावोन्स बोलते हैं। रॉबिन्सन में तो बिल्कुल इजीली भाई इस टाइप की चीजें बनाई जाती है, आसानी से बनती है। लेकिन वुडवर्ड मेथड में आपको ये ऐसी कोई प्रिपरेशन देखने को नहीं मिलती, वहां पे डायोल की फॉर्मेशन होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, वुडवर्ड मेथड से हम फ्लावोन्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आएगा, बट मैं आपको सारे ऑप्शन काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे ये सोल्व होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले व्हाट इज फ्लावोन्स, तो ये क्या होते हैं आप देखिएगा। तो ये बताया गया कि जो ये एक सब ग्रुप होता है किसका, फ्लावोनॉइड्स का। फ्लावोनॉइड्स क्या होते हैं भाई, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 और 3 पोजीशन। तो अगर आप देखेंगे, मान लो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, तो आप देख सकते हैं 2 और 3 पोजीशन पे जो कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड होगा। एंड कीटोन होगा 4th पोजीशन पे, कीटोन आपका 4th पोजीशन पे हो गया ये। तो इस टाइप के, एंड अ रिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 5 और 6 पे होंगे। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का। तो कुछ इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती है इन्हें हम फ्लावोन्स बोलते हैं, भाई आप ऐसा बोल सकते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखिए, सबसे पहला ये मेथड आप देख सकते
सकते हैं कि इसमें देखो ये बताया गया कि दोनों में रॉबिन्सन एंड आपका ही नाम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजिली आप देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, इजिली कुछ इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन आपका हो रही है। तो इससे तो बनाया जा सकता है इजिली। तो ये देखो कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है एंड 2, इन दोनों मेथड से आप इजिली बना सकते हैं। एंड ये वाला जो मेथड है इससे भी बनाया जा सकता है। ये इससे कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो मेथड आपको दिख रहा है भाई, ये जो मेथड दिख रहा है, इससे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो रही है कुछ इस टाइप के कंपाउंड की। तो ये वाला मेथड भी आपका क्या है, ये आपका इससे भी बनाया जा सकता है। वुडवर्ड मेथड में क्या होता है भाई देखिएगा, तो ये देखो ये भी मेथड वही है बेसिकली पूरा आपका। तो फ्लावोन्स डेरिवेटिव यहां पे बने। वुडवर्ड में क्या करते हैं भाई हम, बेसिकली वुडवर्ड सिस हाइड्रोक्सिलेशन, तो एक अल्कीन की रिएक्शन करवाई जाती है। और अगर आप वहां पे वुडवर्ड मेथड से इसको देखेंगे तो सिस डायोल की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, सिस डायोल की फॉर्मेशन होती है। तो जो पहले तीनों मेथड थे, जो आपका पहले तीनों मेथड से, इनसे आपका फ्लावोइंस बनाए जा सकते हैं। बट वुडवर्ड मेथड में हम सिस डायोल की फॉर्मेशन करते हैं, वहां से फ्लावोइंस बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा, दैट इज डी। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हैं। अ रिएक्शन विच गिव्स 100% enantiomeric excess of a product is called, देखिए स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 100% enantiomeric excess। 100% enantiomeric excess का मतलब होता है कि एक ही टाइप का enantiomer बनेगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ enantiomer, वन टाइप ऑफ enantiomer। आइए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या मतलब है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं यहां पे कि आपके पास कोई ए प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट है, इसकी आपने रिएक्शन करवाई और यहां से आपको मिल गया बी प्लस सी। क्या मिला, बी प्लस सी। और ये भी बता दिया गया कि ये दोनों इनेंशियोमर हैं एक दूसरे के। क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर। अब आपका बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि ये आपका 40% यहां पे बनता है और ये आपका 60% यहां पे बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना होगा, ई, तो कितना होगा इनेंशियोमेरिक, 40 तो ये है और 60 ये है। तो मान लो कि ये आर फॉर्म है बेसिकली, ये क्या है आपका आर इनेंशियोमर है, और ये कैसा एस। तो इसका जो रोटेशन होगा वो नेगेटिव में, इसका पॉजिटिव में, या मतलब अपोज करेंगे। तो यहाँ पे जो इनेंशियोमेरिक एक्सेस निकल के आता है दैट इज 20%, है ना। ऐसी जो रिएक्शन है जहां पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ज्यादा होता है, उसे हम इनेंशियो सिलेक्टिव बोलते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे रिएक्शन करवाई, आपने रिएक्शन करवाई ए और ए से आपका सिर्फ बी मिला, है ना, इसी का मतलब क्या होगा, अगर एक ही आपको इनेंशियोमर मिल रहा है इसका मतलब तो 100% इनेंशियोमेरिक एक्सेस। क्यों, क्योंकि यहां पे जो सी है वो कितना है, वो 0 है। कितना है, 0। इसका मतलब आपका एक ही टाइप का इनेंशियोमर बने। क्या आ गया आपका, एक ही टाइप का इनेंशियोमर बनेगा। अगर दो बन रहे हैं और परसेंटेज अलग अलग है तो इनेंशियो सिलेक्टिव। एंड अगर एक ही बन रहा है तो स्टूडेंट यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ ना 100% इनेंशियोमेरिक एक्सेस का मतलब है एक ही टाइप का इनेंशियोमर बनेगा, या तो आर होगा या एस होगा। इस टाइप की रिएक्शन जहां पे एक ही टाइप का इनेंशियोमर बनता है तो वर्ड यूज किया जाएगा स्पेसिफिक। क्या वर्ड यूज करेंगे, स्पेसिफिक। और यहां पे इनेंशियोमर का खेल है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इनेंशियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे, इनेंशियो स्पेसिफिक रिएक्शन, क्योंकि यहां पे एक ही टाइप का इनेंशियोमर बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप कि आपको काफी अच्छे से ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फॉर एनी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना, मैग्नीट्यूड आप सभी को पता होगा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर ट्रांजिशन हमें देखने को मिलते हैं। रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्विंग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस फिनोमेना डिपेंड्स अपॉन, है ना। तो मैग्नीट्यूड जो होता है ना रेडियो फ्रीक्वेंसी का, की जो जरूरत पड़ती है वो किन किन फिनोमिनाज पे डिपेंड करता है। क्या वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, यस, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा बिल्कुल। उसके बाद भाई आप चॉइस ऑफ न्यूक्लियस, यस, उस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का न्यूक्लियस ले रहे हैं, किस टाइप का न्यूक्लियाई ले रहे हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ना दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
तो यहाँ पे जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं एंड किस टाइप का आप न्यूक्लियाई ले रहे हैं, उसके ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। तो ये टोटली भाई नॉलेज बेस्ड चीजें हैं, आपको पता है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं भाई यहाँ पे फटाफट से कि क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल इज, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है इसके अंदर कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है। देखिए भाई वैसे तो इसका जो मीनिंग बनता है ना, स्टीरियोजेनिक सेंटर का जो मीनिंग बनता है, यानी कि जहां पे ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी एंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर भी, जहां पे दोनों की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर यहां पे होंगे। देखो अगर हम बात करते हैं ये वाला जो कार्बन है, इसको हम बेसिकली देखो ये डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ये डिफरेंट लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे CH2, इसके साथ CH2। ये जो कार्बन है ना, इसे हम बोलते हैं प्रोकायरल कार्बन। इसे क्या बोला जाता है, ये पूरा प्योरली कायरल नहीं है, दिस इज प्रोकायरल कार्बन। और प्रोकायरल कार्बन को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर में काउंट करते हैं, प्रोकायरल कार्बन को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर में काउंट करेंगे। तो एक ये वाला प्रोकायरल कार्बन हो गया, इसी प्रकार एक ये वाला प्रोकायरल कार्बन हो गया। तो यहाँ पे अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात की जाए तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। लेकिन स्टूडेंट देखो इसका आंसर जो दिया गया था फाइनल आंसर की में, है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो आ सकता है वो इसी अप्रोच से आ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भाई, आपने जरूर ये बात पढ़ी होगी कि ये जो आप रिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 मेंबर की, अब तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ है। अगर मैं एक मिथाइल ऊपर कर दूं और एक मिथाइल मैं यहाँ पे नीचे कर दूं, तो ये जो रिंग आप देख पा रहे हैं ना 4 मेंबर की रिंग, ये भी एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करती है। इसको आप लाइक दैट सिस फॉर्म बोल सकते हैं, और ये आपका लाइक दैट ट्रांसफॉर्म आपका हो सकती है। तो ये जो रिंग है ना, ये खुद भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के तौर पे काम करती है ना, ये रिंग भी आपका एक खुद स्टीरियोजेनिक सेंटर के तौर पे काम करती है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। हालांकि इसका जो आंसर दिया गया था फाइनली, जो फाइनल आंसर की है उसमें 2 दिया गया था, तो 2 आंसर मेरे अकॉर्डिंग इस अप्रोच से आपका आ सकता है। तो इसको आप अपने लेवल पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें ऐसा नहीं होगा ऐसा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रिएक्शन मैकेनिज्म से आप रिलेट कर सकते हैं। मैंने लेक्चर्स में काफी अच्छे से ये चीजें कवर की हुई है। बेस्ड ऑन हार्मोन्स पॉसिबल पोस्टुलेट्स, है ना, हार्मोन्स पोस्टुलेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी, है ना। देखिए भाई मैं आपको पूरे लेक्चर्स का मैं दिखा देता हूं जहां पे मैंने ये चीजें कवर की हुई है। अगर हम लेक्चर्स की बात करते हैं, देखिएगा तो ये भाई देखिए, ये मैंने आपका यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पढ़ाया गया था मैंने, लेक्चर है ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म की, जो क्लास नंबर 8 है, लास्ट क्लास, जो आपका कोर्स है नेट का कोर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का जो टॉपिक है क्लास नंबर 8 है, वहां पे मैंने इसको काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, क्या है, एक्सोथर्मिक, द ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल द रिएक्टेंट मोर, है ना। अगर एक्सोथर्मिक, जहां पे आपका क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, देख सकते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो ऐसे केस में जहां पे एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट से ज्यादा रिसेंबल करती है। एंड ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल प्रोडक्ट मोर, किस केस में, किस केस में, एंडोथर्मिक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ट्रांजिशन स्टेट है ये रिएक्टेंट के ज्यादा क्लोज आपको दिखाई दे रही है एक्सोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक में आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के ज्यादा क्लोज दिखाई दे रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, पूछा जाता है और ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे पूछा भी गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बताइए एन अर्ली ट्रांजिशन स्टेट, अर्ली ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, रिएक्टेंट से रिसेंबल करती हुई। अर्ली का क्या मतलब होता है, रिएक्टेंट, बिल्कुल सही होगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अ लेट ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है प्रोडक्ट, लेट ट्रांजिशन स्टेट यानी कि प्रोडक्ट से रिसेंबल करती हुई, वो किस केस में होती है, ये वाला जो होता है फिनोमिना, ये एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन के केस में होता है। एसिमेट्रिक ट्रांजिशन स्टेट ऐसा कुछ नहीं होता, नो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा भी कुछ नहीं होता। यहाँ पे मेनली यही 2 बातें आपसे पूछी गई थी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वहां पे आपको बताना कि ट्रांजिशन स्टेट किससे रिलेट करेगी। तो एक्सोथर्मिक में आपका रिएक्टेंट से रिसेंबल करती है, इसका मतलब अर्ली ट्रांजिशन स्टेट्स आपको देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज रिलेटेड टू कार्बीन इंटरमीडिएट। ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के पढ़ाए गए हैं लेक्चर्स में, मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो ये आपको डाईएचओ दिख रहा है, डाईएचओ, तो यहाँ पे N2 एंड कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन अगर आप लाइट के साथ करवाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सबसे पहले यहाँ पे कार्बीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये Me हो गया, यहाँ पे आपका Me एंड यहाँ पे आपका बनेगा कार्बीन इंटरमीडिएट। क्या बन गया, कार्बन इंटरमीडिएट। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है ना, रीअरेंजमेंट। ये वाला यहाँ अटैक करेगा और ये वाला Me यहाँ अटैक करेगा। अगर आप इसको देखेंगे, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में चीजें करवाई गई हैं। तो ये आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, एंड इसी प्रकार यहाँ पे ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, और ये आप देख सकते हैं कि एक Me यहाँ पे आ गया और एक Me यहाँ पे आ गया। अब सभी को पता होगा कि इसको किस नाम से जाना जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की कैटेगरी में। इसको हम बेसिकली कीटीन बोलते हैं, कीटीन। ऐसा ही आपका जो नाइट्रीन के केस में आइसोसाइनेट बनता है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे कीटीन बनता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कार्बीन इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद आपका ये रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, एंड इसके बाद आप डिपेंड करता है कि क्या, तो यहाँ पे वाटर दिया गया है बेसिकली। अगर यहाँ पे आपका वाटर दिया गया है तो देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाता है, इसको H पॉजिटिव दे देते हैं और इसको हम OH नेगेटिव दे देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए CH हो गया, एंड यहाँ पे आपका एक मिथाइल लगा हुआ है, एंड यहाँ पे आपका एक मिथाइल लगा हुआ है, इसके पास आपका C डबल बॉन्ड O एंड आपका OH बनेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ये होगा, और ऐसा जो आपको दिखाई दे रहा है ये रहा, दिस इज CH, ये CH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 मिथाइल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता देता हूं, मैंने ये देखिए कार्बीन की क्लास नंबर 3, आपका जो कार्बीन इंटरमीडिएट है उसकी क्लास नंबर 3 में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए ये आपका RCOCl, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, ये बना, इसके बाद यहाँ पे ये कीटीन बनता है। अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते तो आपको एस्टर बनता हुआ दिखाई देता। अगर आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते तो एमाइड की फॉर्मेशन हो जाती, आपकी एमाइड की फॉर्मेशन हो जाती। तो ये भाई कार्बीन इंटरमीडिएट की क्लास नंबर 3 में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मोस्टली क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स में कवर मिलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये भी इजी क्वेश्चन है। विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। देखिए यहाँ पे किसका डिफरेंस आ रहा है, मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, भाई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपका स्पिन वगैरह के बारे में कोई बात नहीं करती है, IR भी कोई बात नहीं करती है, ये भी कोई बात नहीं करती है, बट D इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये सिंगलेट कार्बीन है और ये ट्रिपलेट कार्बीन है, इसको हम EPR या ESR से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना, ESR से डिस्टिंग्विश। यहाँ पे अलग टाइप की लाइंस देखने को मिलेंगी, यहाँ पे अलग टाइप की लाइंस देखने को मिलेंगी आपका। तो क्या आएगा, ESR से हम, क्योंकि ESR का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो ESR की हेल्प से हम सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा D। क्वेश्चन नंबर 8, बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ाई जाती है आपको, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग what is the rate determining step in the Beckman rearrangement? Beckman rearrangement जो होती है उसके अंदर रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप क्या होता है स्टूडेंट। एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है आपका नाइलॉन 6 जो होता है, उसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाने से क्या होगा भाई, इसका H2, तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ये आपका OH यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है H पॉजिटिव के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब देखिए यहां से आपका ये स्टार्ट होती है बैकमैन रीअरेंजमेंट।
क्या होती है यहां से आपका स्टार्ट बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो अब यहां पे बोला गया कि कौन सा स्टेप जो है वो आरडीएस होता है। स्टूडेंट आपको ये बात पढ़ाई जाती है कि यहां पे आपको माइग्रेशन देखने को मिलता है, बट जो भी आपका यहां पे माइग्रेशन ऑफ द एंटी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप कौन है यहां पे, सबसे पहले ये अटैक करेगा यहां इसके ऊपर, और यहां पे आप देखेंगे ये नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका OH2 पॉजिटिव आ जाता है, एंड इसके बाद मान लेते हैं कि ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। तो जो भी ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में एंटी पोजीशन पे होता है, उसी का माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है, उसी का माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो यही इस रिएक्शन का आरडीएस होता है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है ना, माइग्रेशन। तो क्या हाइड्रोक्सिलेशन आरडीएस होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। आयनाइजेशन स्टेप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। एडिशन ऑफ वाटर टू कार्बोकेटाइन ऐसा भी नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, माइग्रेशन ऑफ द एंटी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप। जो भी आपका लिविंग ग्रुप है उसके एंटी पोजीशन पे जो भी ग्रुप होता है वो आपका माइग्रेट करता है, और यही इस रिएक्शन का आरडीएस रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है। इसको भी भाई मैंने कवर किया है लेक्चर में, अगर आप देखेंगे तो नेम रिएक्शन की क्लास नंबर 3, नेम रिएक्शन की क्लास नंबर 3, तो पूरा स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया गया है कि ये आपका सिग्मा बोर्ड बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये इसका जो एंटी ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्मा ना इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बनेगा सबसे पहले, उसके बाद वाटर का अटैक होगा, और वाटर का अटैक होने के बाद लास्ट में एमाइड की फॉर्मेशन होती है। ये जो मैंने आपका एग्जांपल दिया था कि कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, वो इसी मेथड से बनाया जाता है, इसी तरीके से बैकमैन रीअरेंजमेंट से। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट का जो आरडीएस होता है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है, दैट इज आपका माइग्रेशन ऑफ एंटी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भाई। नाइट्रीन इंटरमीडिएट में काफी अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन की हुई है मैंने। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप? किसके अंदर आपको अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा? चाहे होफमैन हो, चाहे कर्टियस हो, चाहे लूजन हो, इन तीनों के अंदर आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा अल्काइल ग्रुप का। बट जो कूप रीअरेंजमेंट होती है, इसके अंदर कोई भी मिथाइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट देखने माइग्रेशन देखने को नहीं मिलता। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। देखिए भाई, लूजन हो, चाहे कर्टियस हो, चाहे आपका हुफमैन हो, आपने इनके बारे में काफी अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि भाई इसमें आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है ना, तीनों के अंदर ये एक ही टाइप की फॉर्मेशन होती है आइसोसाइनेट की। जैसे मैं आपको कार्बीन में बता रहा था ना, यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही पॉसिबिलिटी बन जाती है। ये वाला जो आर ग्रुप है ना, ये ऐसे, यहाँ पे तो बेसिकली कार्बीन बना हुआ था, बट वहां पे आपका क्या होता है, नाइट्रोजन रहता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल मिलता है तो मैं आपको भी दिखा भी सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे वो नहीं होगा। ये तो इन केसेस में आपको माइग्रेशन इजिली देखने को मिलता है। नाइट्रीन के ऊपर मैंने पूरी क्लास ली है डिटेल में, है ना, नाइट्रेन के ऊपर एक पूरी डिटेल क्लास लिया। हालांकि यहाँ पे उसकी पीडीएफ ढूंढने के बाद मिल जाएगी, लेकिन आप देख लेना। इन तीनों के अंदर आपका मिथाइल ग्रुप की आपको माइग्रेशन देखने को मिलती है, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, सेम ऐसा ही होता है। अभी जो ये बताया ना, कीटीन की फॉर्मेशन होती है, यहां से ये वाला जो मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करता है, इसी टाइप से आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है इन तीनों में, है ना, इन तीनों में। और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है फिर आपका वहां पे, वो आगे फिर हम देखते हैं कि भाई आपका वाटर है, अल्कोहल है, या एल्डिहाइड है, ये सॉरी अमाइन है। तो इन तीनों में आपका भाई माइग्रेशन होगा, लेकिन कोप रीअरेंजमेंट में कोई माइग्रेशन नहीं होता है अल्काइल ग्रुप का, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आप रिलेट कर सकते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में दिस इज इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। कह रहे हैं कि इससे ये वाला प्रोडक्ट बना, तो बताइए कैसे बना होगा। स्टूडेंट, मैंने लेक्चर्स में काफी बेहतरीन तरीके से आपको ओडीसी ट्रिक का यूज करना बताया हुआ है, ओडीसी, ओडीसी। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जो बना है आपका, उसके अंदर आप स्टीरियो केमिस्ट्री देख सकते हैं कि सिस आ रही है, तो सी के नीचे सी लिख देंगे, सी के नीचे सी, है ना। सी का मतलब क्या, सिस या ट्रांस। फिलहाल हमें यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री सिस दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिएगा भाई, यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मान के देखो, ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और एक ये एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड 3, और एक ये वाला हाइड्रोजन है। अगर आप इसको देखेंगे कि बेसिकली ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये आपका यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी के सामने क्या रही है, सेकंड प्रायोरिटी। इसका मतलब ये जेड टाइप का एल्कीन है, और ये भी आपका जेड टाइप का एल्कीन है। जब भी दोनों जेड टाइप के एल्कीन हो या फिर दोनों ई टाइप के एल्कीन हो, तो वहां पे जो ये वाले ग्रुप है, ये वाला H और ये वाला H, ये एक दूसरे को अपोज करते हैं।
क्या कहा मैंने, अगर जेड जेड है तो भी अपोज करेंगे, अगर ई ई टाइप के होते तो भी अपोज करते हैं, ये क्या करते हैं, अपोज। अगर एक ई है और एक जेड है फिर वो सेम रखते हैं, तो ओके ओके नीचे क्या लिख सकते हैं, या तो अपोजिट या सेम। बट यहां पे मैंने आपको बताया दोनों जेड टाइप के अल्कीन है, इसलिए ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब आपको ट्रिक क्या पढ़ाई जाती है, या तो कोई भी एक मैच करेगा या तीनों मैच करेंगे। तीनों मैच करने का मतलब क्या हो गया कि ओ ओ से मैच कर गया, सी सी से मैच कर गया, तो डी भी तो डी से मैच करेगा ना, क्यों, क्योंकि दो मैच तो कर नहीं सकते। और इस डी का मतलब क्या होता है, डिसरोटेशन। क्या होता है, डिसरोटेशन। अब देखिए कितना सिस्टम मान के किया हुआ है ये देखो, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, इसका अटैक यहाँ, इसका अटैक यहाँ और इसका अटैक यहाँ, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्या हुआ बेसिकली आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिसरोटेशन है ना, तो ये क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो प्रोडक्ट आपका बना है यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, और डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है, क्या है, डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी थी कि यहाँ पे आपका हीट का सोर्स दिया गया है, तो आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपका 4n+2 सिस्टम होता है, क्या 4n+2 सिस्टम हीट के केस में डिसरोटेटरी होता है, हीट के केस में डिसरोटेटरी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 भाई बिल्कुल आपका CSIR नेट का प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका नेट का PYQ है। इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे भाई आपसे पूछा कि बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस तरीके से ये होगा। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपके पास ये एक एल्डिहाइड हो, C डबल बॉन्ड OH, एक एल्डिहाइड हो, और एक आपके पास एमीन रहा हो, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है भाई आपका, मान लेते कि यहाँ पे आपका कुछ ये NH2 टाइप का है, और यहाँ पे आपका कुछ Me ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ये C डबल बॉन्ड O एंड आपका कुछ इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इमीनियम आयन बनेगा, फिर यहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट देखने को मिलेगा, और लास्ट में आपका मैनिक रिएक्शन होगी। तो आइए पहले मैं थोड़ा सा मैनिक रिएक्शन के बारे में देखता हूँ कि यहाँ पे चीजें अवेलेबल है क्या, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास इस क्वेश्चन का एज इट इज क्या है आपका सॉल्यूशन अवेलेबल। आइए सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे यही दिखाया गया है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म भाई आप देखेंगे तो लगभग चीजें वही आएगी उसी तरीके से, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश की है ये जस्ट। तो ये क्या करता भाई, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसने यहाँ पे अटैक किया, ये डबल बॉन्ड, ये वाला कंपाउंड आपका बना। इसके बाद यहां से आपका क्या देखेंगे, ये OH बाहर निकल जाता है, और ये रहा, इसी को आपका इमीनियम आयन बोला जाता है। बोला है ना, सबसे पहले क्या बनेगा, तो यहाँ पे वर्ड यूज आ रहा है इमीनियम आयन, तो आप देख सकते हैं दिस इज योर इमीनियम आयन। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर इसको थोड़ा सा और हम रीअरेंज करके लिखें, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, उसी को थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद आपका कुछ क्या दिखाई दे रहा भाई, ये पूरा पिरिडीन हो गया, ये रहा जी आपका पिरिडीन, और इस ग्रुप को यहां से देखिएगा ये आ गया 1 2 3, इसी प्रकार ये क्या आ गया 1 2 3, तो दिस इज एजाकोप है ना, ये आपका 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होती है। एजाकोप क्यों बोल रहे हैं भाई, इसमें नाइट्रोजन आ गया तो इसलिए एजा, और कोप क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे OH है। तो क्या किया जाता है भाई, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, 1,1 का बॉन्ड ब्रेक कीजिए, 3,3 का बॉन्ड ऐड कीजिए, और इसको यहां ब्रेक कीजिए। अगर आप यहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद आपको कुछ ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका कुछ ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज मैनिक साइक्लाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये OH है ये यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ, और कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलती है, कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो कैसे हुआ भाई, ये पिरिडीन ये सब कुछ इसने यहाँ अटैक किया, उसके बाद सबसे पहले इमीनियम आयन बनेगा, उसके बाद 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट जो कि एक एजा कोप रिएक्शन है, उसके बाद आपका लास्ट में मैनिक होगा, और आप देखेंगे कि यही तो बताया गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कि ये आपका पिरिडीन हो गया, और यहाँ पे 5 मेंबर के रिंग की फॉर्मेशन। ये भाई आपका CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या ये आपका CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें आपका बेसिकली मैनिक रिएक्शन का भी यूज होता है, एंड 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का भी यूज होता है।
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बताइए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसलिए रिंग पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा ही उसका रेट रहेगा, उतनी ज्यादा ही उसकी रिएक्टिविटी रहेगी। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले देखिएगा भाई, दिस इज योर पायरोल, ये आपका क्या भाई पायरोल है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका ये, तो ये क्या करेगा, यहां से कुछ इस तरीके से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आपका, अगर मैं पिरिडीन की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि जो पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, ये तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, पायरोल करता है तो पिरिडीन। इसी प्रकार इंडोल अगर आप देखेंगे तो इंडोल का भी क्या होता है भाई, वो भी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसे, तो ये भी क्या करेगा भाई, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। बट नाइट्रोजन, ये पायरोल के अंदर की जो एरोमेटिसिटी वाला करेक्टर है ये ज्यादा करता है, यहाँ पे ज्यादा कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलता है एज रिस्पेक्ट टू इंडोल। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी, पिरिडीन की, क्योंकि उसका नाइट्रोजन तो उसका जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में डोनेट करेगा इन कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो पिरिडीन की सबसे कम होती है, इसलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब इन दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए, ऑप्शन ए को हटा दीजिए एंड ऑप्शन सी को हटा दीजिए। यहां पे अब आ रहा पायरोल और आपका इंडोल, तो पिरिडीन की ज्यादा हो ही नहीं सकती पायरोल से, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। सॉरी यार मैं गलत कर रहा हूं भाई, मैंने ये कहा कि पिरिडीन की सबसे कम होगी, पिरिडीन की सबसे कम होगी तो डी को हटा दीजिए एंड आपका बी को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंडोल की कम और यहाँ पे पायरोल। अब इन दोनों में से देखना कि ये पायरोल है और ये आपका इंडोल है, बट मैंने आपको बताया कि पायरोल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंडोल, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। क्या आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, ये आपका गेट का प्रीवियस ईयर है, नेट में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, CSIR, ये आपका गेट 2017 में पूछा था भाई, गेट 2017, और यही क्वेश्चन आपका CSIR नेट में भी पूछा जा चुका है। दिस इज रिलेटेड टू बार्टन रिएक्शन, बार्टन रिएक्शन कार्थर्स बुक में इसका एग्जांपल है, मैंने काफी अच्छे से ये कवर किया हुआ है भाई, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्लोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या भाई, रेडिकल बन जाता है यहाँ पे, और 1,5 का रोल यहाँ पे रहता है बेसिकली, जो 5th पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसके लिए भाई पूरा डिटेल में चीजें पढ़ाई गई हैं, अगर आप फ्री रेडिकल की क्लास नंबर 4 देखेंगे, ये रहा, इसको भाई देखो डिटेल में कवर किया गया था, मैंने भाई अपने लेक्चर्स में काफी अच्छे से कवर किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ओ रेडिकल NO रेडिकल बाहर निकलेगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वहां पे आपका रेडिकल बनेगा ये OH, और अब इस रेडिकल पे NO आके अटैक करता है। अगर आप देखेंगे इसको मैंने भाई आपका ये जो बुक है आपका कारूथर्स की बुक है उसमें इसको पढ़ा गया, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज बार्टन रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा भाई, ONO लाइट, NO बाहर निकलेगा, NO ये बना रेडिकल, उसके बाद 5th पे इसके 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे भाई OH रेडिकल, ये रेडिकल, इसके ऊपर NO अटैक करेगा। इसके बाद आप आगे ये नाइट्रोसोफॉर्म है, इसको आप ऑक्साइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्साइम बनने के बाद बैकमैन रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में करके दिखाया होगा। बट अपना काम यहां तक का था, अपना काम सिर्फ इस क्वेश्चन में यहां तक पूछा गया था कि इस टाइप से, और ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कहां से उठाया गया आपका, ये जो क्वेश्चन आपका ये गेट 2017 का प्रीवियस ईयर, सेम टू सेम देख सकते हो, गेट 2017 का प्रीवियस ईयर है, और क्या करेक्ट आंसर आया था, बी। क्या आपको समझ में आ गया होगा, तो फिलहाल यहां पे इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई देखो HPSC का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसका सिलेबस नेट ओरिएंटेड है तो क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, कहां से आते हैं, नेट और गेट के PYQ आते हैं। तो इसलिए भाई मैंने जो कोर्स बनाया है उसमें नेट और गेट के PYQ सारे कवर है, जैम के कवर है, CUET PG के कवर है, TIFR के कवर है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग टू कंपाउंड विल बी मोस्ट रेयरली सेपरेटेड बाय TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सारा रोल रहता है भाई आपका पोलैरिटी का। जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा दो कंपाउंड दो आपका जो कंपाउंड से उनकी पोलैरिटी में, उतना आप जल्दी से उनको सेपरेट कर पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल किसका है, पोलैरिटी का। तो आप सभी को पता है नैप्थलीन हो या फिर एंथ्रासीन हो, ये तो अलग ही, दोनों ही एक ही टाइप के हो गए भाई, दोनों ही एक ही टाइप के नॉन पोलर टाइप के मान के चलते हैं। नैप्थलीन जो है आपका वो नॉन पोलर होता है, बट एसिटोफिनोन इज पोलर कंपाउंड। ये कैसा है, ये आपका नॉन पोलर होता है, बट ये वाला तो काफी पोलर नेचर का होता है ना। और मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे पोलैरिटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आप उनको इजीली सेपरेट कर पाएंगे। एसिटोफिनोन इज आल्सो पोलर एंड 4 मिथाइल एसिटोफिनोन इज आल्सो पोलर, दोनों पोलर है। बेंजोइक एसिड भी पोलर है एंड 3 टोल्विक एसिड भी पोलर है। तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन में दोनों नॉन पोलर थे, यहाँ पे एक नॉन पोलर है एक पोलर है, और यहाँ पे दोनों पोलर, ये भी पोलर। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई आपका ऑप्शन सॉरी डियर स्टूडेंट तो भाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन पोलर है और ये आपका पोलर है, इसलिए इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। Which of the following is true when a carboxylic acid is formed from an aldehyde and देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया है C डबल बॉन्ड OH से। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, IR एब्जॉर्प्शन वेव इंक्रीज करेंगी, यानी कि बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज करती। एल्डिहाइड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो C डबल बॉन्ड O है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है और एल्डिहाइड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। C डबल बॉन्ड O IR स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड इन एसिड, एसिड में इंक्रीज होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, डिक्रीज होगी। द लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन ऑफ OH डज नॉट फॉर्म, ये कह रहा है कि ये जो है क्या ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, हम बोलेंगे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जाएगा, तो ये भी रोम। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। The C double bond O IR stretching absorption is lowered in the acid. एसिड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। इसको भी लेक्चर्स में कवर किया गया, आप देख सकते हैं। जो एल्डिहाइड होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1725 के करीब होती है, 1725, एंड एसीटोन जो बेसिकली कीटोन होते हैं 1715, और जो एसिड होता है वहां पे कितनी होती है 1710, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या लगता है भाई, इसका प्लस M इफेक्ट लगता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जिससे कि ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की के अंदर जो C डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भाई, 16 हो गया है, अच्छा ओके 16 नंबर क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। Which of the following statements is true about given transformation? इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या बात सही है। NaH आपको गिवन है, जिसका एक ही इक्विवेलेंट आपको गिवन है, तो NaH एक बेस है एंड दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड। ये क्या भाई आपका बेंजाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले क्या करेगा भाई, ये जो है आपका NaH है, यहां से इसको क्या करेगा भाई डीप्रोटोनेट करेगा, और अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा यहाँ Bn के ऊपर, बेंजाइल के ऊपर, और Br यहां से बाहर निकल जाएगा, और यहां से जो आपका फॉर्मेशन होगी वो किसकी फॉर्मेशन होने वाली है स्टूडेंट, यहां से आपका ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो ये वाला OH ऐसा ही रहेगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी O, एंड यहाँ पे आपका CH2PH, या फिर आप इसको बेंजाइल भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको बेंजाइल भी लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है देखिएगा, क्या ये डाई बेंजाइल ईथर बनेगा क्या, डाई बेंजाइल ईथर कैसे बन सकता है भाई, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्या कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन तो होगी भाई, हटाओ इसको, ये भी नहीं बन सकता। अब ये कह रहा है कि मोनोबेंजाइल ईथर बनेगा, यस आप देख सकते हैं दिस इज मोनोबेंजाइल ईथर, क्योंकि यहाँ पे एक ही बेंजाइल ईथर के साथ। ये भी कह रहा है कि
यहाँ पे मोनो बेंजाइल ईथर बनेगा। अब देखिएगा भाई इसमें क्या करा है, क्या करा है, एक ही टाइप का मोनो बेंजाइल बनेगा क्या? एक ही टाइप का मतलब होता है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है क्या? ये आर है तो आर ही बनेगा क्या? नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कायरल कार्बन, ये अगर अबव द प्लेन है तो यहाँ पे दिस इज हाइड्रोजन, तो दिस इज कायरल कार्बन। अगर ये कायरल कार्बन है तो यहाँ पे आपको दो फॉर्म, इट गिव्स टू एनेंटियोमेरिक मोनोबेंजाइल ईथर, एक आर फॉर्म होगी और एक एस फॉर्म होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए इस कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और चारों के चारों ग्रुप क्या लगे हुए, डिफरेंट लगे हुए, तो एक नहीं मिलेगा, यहाँ पे दो मिलेंगे, टू इन एनिसोमेरिक, मतलब कि ये कायरल है तो इसकी एक आर फॉर्म होगी और एक एस फॉर्म होगी। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 भाई 11th क्लास का स्टूडेंट भी इसको बता सकता है, बड़े इजी तरीके से, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेट करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर द कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन लीस्ट स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल। सभी को पता होता है कि चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, किसी से भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा जहां पे चेयर की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई गई है ना? हाफ चेयर तो सबसे अनस्टेबल, हाफ चेयर तो सबसे अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे हटा दीजिए। बोट से ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेयर, उसके बाद ट्विस्ट बोट, उसके बाद आपका बोट, एंड सबसे जो लीस्ट स्टेबल होता है दैट इज हाफ चेयर, दैट इज हाफ चेयर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये भाई आपका टर्पिनोइड्स नेचुरल प्रोडक्ट से आप रिलेट कर सकते हैं। कारोटेनोइड्स है ना, कारोटेनोइड्स आर, ये किस टाइप के होते हैं भाई? जो कार्टोनोइड्स होते हैं ना, कार्टोनोइड्स जो होते हैं बेसिकली, ये किस टाइप के टर्पिनोइड्स होते हैं भाई? जो ये कार्टोनोइड्स होते हैं इनका जो फार्मूला होता है वो C40 आपको देखने को मिलेगा, कार्बन आपका 40 होते हैं यहाँ पे। आप सभी को पता है जो सिंपल आइसोप्रीन यूनिट होती है वहां पे H5 होता है, सॉरी कार्बन 5 होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं। यही एक बेसिक यूनिट है जो रिपीट होती चलती है ना, ये रहा। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका एक बेसिक यूनिट होती है टर्पिनोइड्स की, जिसे हम आइसोप्रीन यूनिट भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्टोनोइड्स में आपको क्या देखने को मिलता है, लगातार यहाँ पे कार्बन होते हैं 40 कार्बन होने का मतलब है क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली आपका n की वैल्यू 8 हो गई। अगर n की वैल्यू 8 होती है तो वो टेट्रा टर्पिनोइड्स की कैटेगरी में आते हैं। कि किसकी कैटेगरी में आते हैं? टेट्रा टर्पिनोइड्स की कैटेगरी में आते हैं। आइए इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टर्पिनोइड्स के ऊपर चलते हैं। दिस इज ये रहा। तो यहाँ पे आपसे बताया गया है कि जो बेसिक मोस्ट नेचुरल टर्पिनोइड हाइड्रोकार्बन है, जर्नल फॉर्मूला क्या होता है भाई? C5H8N। और अगर N की वैल्यू, यहाँ पे देखो N की वैल्यू 2 होती है तो उसे मोनोटर्पिनोइड्स बोलते हैं, 3 होती है तो ये वाला टर्पिनोइड्स, 4 होती है तो डाई टर्पिनोइड्स बोला जाता है। अगर वैल्यू 8 होती है तो उसे क्या बोला जाता है भाई? आपका टेट्रा टर्पिनोइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्रा टर्पिनोइड्स आपका बोला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जो बेसिकली आपका कार्टोनोइड्स होते हैं ये आपका टेट्रा टर्पिनोइड्स की कैटेगरी में आते हैं। 4 अभी अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे कोई हुआ तो मैं आपको अभी बताने की कोशिश करता हूं। ये डाई वाले आ गए, तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं भाई, ये कार्टोनोइड्स आप देखेंगे ना कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है, मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, CSIR नेट, ये भाई इतनी बार पूछा जा चुका है ना। शार्पलेस है ना, इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? शार्पलेस इपॉक्सिडेशन, एसिमेट्रिक शार्पलेस इपॉक्सिडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, नेट में तो भाई पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, गेट में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सेम टू सेम कॉपी की गई है वहीं से, और कुछ इसमें अलग है नहीं। तो दिस इज शार्पलेस इपॉक्सिडेशन की कैटेगरी में ही आता है। तो इसके लिए पूरी एक क्लास लिए भाई, अभी समझाने से नहीं आएगा। जिसने पढ़ रखा वो एकदम से बताएगा और जिसने नहीं पढ़ रखा वो नहीं बता पाएगा। तो कैसे देखा जाता है ये देखते हैं। ये आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये पीएच ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, एंड ये जो होता है ना CH2OH, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है इसको। अब ऐसे देखा जाता है भाई, अगर आपका ये कुछ इस टाइप से है, इस पोजिशन पे लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगर आपका देखा जाता है, अगर यहाँ पे ये देखो यहाँ पे माइनस दिया गया है, माइनस, अगर यहाँ पे इन ग्रुप की पोजीशन ऐसे होती है, और अगर आपके पास माइनस DET होता है, DET माइनस, तो यहाँ पे ये बिलो देखने को मिलेगा। बिलो क्या आएगा? अगर माइनस है तो बिलो,
बिलो इपॉक्सिडेशन होगा। और अगर यहाँ पे प्लस होता इस कंडीशन में, प्लस DET होता, तो आपको अबो वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता। मैं इसके ऊपर पूरा लेक्चर ले चुका हूं भाई, काफी डिटेल में करवाया, बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवाए हैं। तो एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे भाई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कुछ ऐसे है और ये -DET है, तो यहाँ पे बिलो से इपॉक्सिडेशन होगा। तो यहाँ पे देखो ये अबव दे रखा है, अबव दे रखा है, इस टाइप से, समझ में आई बात। तो ये कह रहा है कि ए का फोर्थ आएगा क्या, ए का फोर्थ। अब ए का फोर्थ का मतलब क्या है, देखो इसमें बिलो, ठीक है, बिलो ठीक है, एक बार यहां पे भी बिलो ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब ये कह रहा है कि ए का सेकंड आएगा क्या, सेकंड की पॉसिबिलिटी बन सकती है। थर्ड आएगा क्या, ए का आ ही नहीं सकता क्योंकि थर्ड में तो अबव आ रहा है। क्या ये आएगा क्या, फर्स्ट आएगा क्या, फर्स्ट भी नहीं आ सकता। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये। अब बी यहां पे दिया गया कि बी क्या बनेगा वो आपको बताना है। 1 3 और बी 1 4, ये आपको बताना है कि 1 3 या अच्छा बी, दिस इज बी, ये आपका अब बी आ गया भाई। अब ये सिंपल SN2 टाइप की रिएक्शन होती है भाई। अगर ये बिलो है तो ये अबव से आके अटैक करेगा, है ना। अब ये सिंपल SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी और इसका जो प्रोडक्ट आएगा अभी हम देख लेते हैं कि क्या देखने को आपको मिलेगा। ये बिलो है, ये शायद अबव बनेगा इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना है आपका, ये दोनों में से फर्स्ट तो यहाँ पे फाइनल हो ही गया, देखो कि फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट तो आपका आना ही आना है इस तरीके से अगर आप देखेंगे। अब इन दोनों में से देखना है कि थर्ड होगा या फोर्थ होगा, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ अभी देखते हैं इसको भाई, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं लेक्चर्स में। तो भाई रिएजेंट की क्लास नंबर 2 है, रिएजेंट की क्लास नंबर 2। पहले तो ये चीज नोट कर लीजिए, अगर ये पोजीशन आपकी रहती है, ठीक है, अगर प्लस होता तो अबव, माइनस होता तो बिलो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या था, माइनस था, इसलिए बिलो वाला प्रोडक्ट हमने बनाया। इसके बाद देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, ये कारूथर्स की बुक में भर भर के दिए गए हैं भाई, है ना, बहुत डिटेल में सारी चीजें करवाई है मैंने लेक्चर्स के अंदर। इसके बाद देखो ये जो आप प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, दिस इज 2 इपॉक्सी, ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है लेकिन है कहानी वही है, वही कहानी है। ये जो आप देख रहे थे ना, ये वाले अभी देख लेना आप, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यस, दिस इज पाइन रीअरेंजमेंट। ये देखो वही पोजीशन है लेकिन प्लस था, क्या है, सेम, थोड़ी सी पोजीशन अलग है भाई, ये ऊपर की तरफ है। तो ये वाला, तो ये बनने के बाद देखो अबव बने या बिलो बने, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले ये जो दिया गया आपका, ये क्या करेगा, यहां से निकालेगा इसको, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये ठीक है, ये बनेगा इस टाइप से, और SH फिर यहां से अटैक करेगा और ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है ना। तो ये अबव था ना, ये देखो यहाँ पे वापिस आ जाते हैं। तो पाइन रीअरेंजमेंट में क्या होता है भाई, लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज पाइन रीअरेंजमेंट, ये अटैक करेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर ये आपका बिलो है, और अपने क्वेश्चन में तो बिलो ही आ रहा है, तो ये यहां अटैक करेगा। तो ये अगर बिलो है तो ये अबव से अटैक करेगा, ठीक है। तो OH कहां चला जाएगा, बिलो, कहां चला जाएगा, OH। तो OH कैसा आएगा, बिलो आएगा भाई, OH कैसा आएगा, बिलो। तो यहां पे देखो 1 और 3 में एक तो कंफर्म हो गया, यहां पे भी OH बिलो है। एंड आपका इन दोनों में आपको अब देखना है कि 3 और 4 में कौन सा बिलो होगा। SH देखो इसके ऊपर अटैक नहीं करता है भाई, ये देखो न्यूक्लियोफाइल जो ना, ये यहाँ अटैक नहीं करता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करेगा। अगर आप रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा। देखो न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक किया, ये जो OH था इससे इस जगह पे अटैक किया, यानी कि एक कार्बन आएगा। तो ये जो SPH है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ अटैक नहीं करेगा डायरेक्ट, यहाँ अटैक करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका जो आएगा 3 नहीं आएगा, मतलब 3 वाला नहीं आएगा, 4th वाला आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अबो या बिलो, उसके बाद पाइन रीअरेंजमेंट आपको आनी चाहिए, और इसका मैंने आपको मैकेनिज्म, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करवाए गए हैं। देखो यहाँ पे एक बार पूछा ये दिसंबर 19 में, ये क्वेश्चन दिसंबर 18 का है, ये क्वेश्चन जून 17 का है, ये क्वेश्चन बार बार ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये देख लो जून 12 में पूछा गया है, तो भाई लगातार ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। 19 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए भाई। ये एक इपॉक्साइड बना हुआ है और यहाँ पे ये वाला कंपाउंड अटैक करेगा, तो दिस इज सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे भाई ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ से ये बेसिकली ये वाला जो कार्बन है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, और दिस इज SN2 टाइप से अटैक होता है। ये किस टाइप का अटैक होता है, ये SN2 टाइप, जो अल्काइल ग्रुप है ना बेसिकली, वो SN2 टाइप से अटैक करेगा। तो देखो दिस इज बल्की कार्बन, तो ये वाला अटैक करेगा यहाँ, और इस तरीके से ओपनिंग होगी। और यहाँ पे जो इपॉक्साइड अगर इस पे अबोव द प्लेन दिख रहा है, तो अबोव वाला ही OH आपको दिखाई देगा,
तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अटैक होता है SN2 टाइप से, यानी कि लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक होगा। तो देखो इसमें तो डायरेक्ट यहाँ अटैक करवाया गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अल्काइल SN2, तो ये SN2 टाइप से अटैक करेगा। और ये जो OH है, ये अगर अबव द प्लेन, तो ये अबव द प्लेन ही रहने वाला है, ये बिलो द प्लेन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, SN2 टाइप का ये अटैक आपका होना है। क्वेश्चन नंबर 21 इज रिलेटेड टू टोटोमेरिज्म, है ना। टोटोमेरिज्म के बारे में काफी अच्छे से कुछ पढ़ा है। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इनोल कंटेंट एट द इक्विलिब्रियम फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड, है ना। ऑर्डर क्या, सबसे ज्यादा इनोल की परसेंटेज कहां पे रहेगी इन सभी में। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, इन तीनों कंपाउंड में, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में, अगर आप यहां पे इसका मान लेते हैं कि इनोल फॉर्म आपने बना दिया, तो यहां पे पॉसिबिलिटी आ जाती है किसकी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ना। इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल, तो यहां पे आपने मान लो कि ये वाला इनोल यहां पे आपने बनाया, अगर ये वाला इनोल फॉर्म आपने बनाया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनके बीच में क्या आ जाती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। क्या आ जाती है यहाँ पे भाई, आपका इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से क्या होता है, इनोल की परसेंटेज ज्यादा होती है कीटोन से, कीटोफॉर्म से। तो इन तीनों में तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट में तो नहीं है। तो फर्स्ट में तो कीटोफॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है, इनोल कंटेंट सबसे कम रहेगा फर्स्ट में। तो ये देखो, फर्स्ट में सबसे कम, फर्स्ट में सबसे कम, इसलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बात आती, देखो यहां पे जो ये OH लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इनोल बनेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज नहीं बनेगा, है ना। क्यों, क्योंकि भाई देखो, जैसे ही इनोल बनने आएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो उसके बाद सेकंड में इनोल का कंटेंट सबसे कम, सेकंड में इनोल का कंटेंट सबसे कम, और सबसे ज्यादा जो आएगा 3 में, और फिर आएगा आपका फोर्थ में। क्या आएगा, फोर्थ में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मेन रोल क्या था यहाँ पे, कि यहाँ पे जो इनोल फॉर्म बनती है उससे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और उससे आपका इनोल का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है 2, दिस इज फेल्किन-आन मॉडल। ये भी मैंने भाई आपको रिएजेंट में काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया भाई, है ना। फेल्किन-आन मॉडल, तो इसमें क्या किया जाता है, आइए समझते हैं, और मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। बेसिकली होता क्या भाई, यहाँ पे मेन रोल ये होता है कि जो ये आप C डबल बॉन्ड O देख रहे हैं, है ना, ये बेसिकली आपका, ये आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे आपका ये H हो जाता है, ठीक है, ये आपका H हो गया। इसी प्रकार इस पोजीशन पे जो ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 टाइप के ग्रुप लगे हुए हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपका एक तो ऐसा ही मान लो कि जो लार्ज ग्रुप है, लार्ज ग्रुप वो इसके सिन पोजीशन पे हो सकता है, जैसे ये दोनों सिन दिख रहे हैं। उसके बाद आपका हो सकता है कि मीडियम हो, और हो सकता है कि आपका स्मॉल ग्रुप रहा हो। समझ में आई बात। एक तो ये पॉसिबिलिटी कि जो ये लार्ज ग्रुप है एंड जो ये आपका C डबल बॉन्ड हो, ये सिन हो। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती है कि जो ये लार्ज ग्रुप आपका है OH, मतलब ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे जो ये आपका लार्ज ग्रुप है, अगर ये एंटी हो, अगर ये एंटी हो, तो फिर अलग पॉसिबिलिटी निकल के आती है, तब अलग टाइप से अटैक आपका पॉसिबल यहां पे बनता है। तो ये मीडियम और ये स्मॉल, तो भाई यहां पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना इस पोजीशन पे, तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको देखनी होती है, वो देखनी होती है कि सिन है या एंटी है, उस अकॉर्डिंग देखनी होती है। और अब देखो यहाँ तो सिन एंटी कुछ दिख नहीं रहा है इस पर्टिकुलर केस में, तो आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ कि होता क्या बेसिकली। तो भाई ये आपका जो फेनल्किन मॉडल है, इसमें क्या करते हैं, देखो पहली बात तो क्या दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड ऊपर दिखाई दे रहा है, और लार्ज ग्रुप भी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब कि सिन पोजीशन पे। अगर लार्ज ग्रुप और C डबल बॉन्ड सिन पोजीशन पे है, तो भाई जो आपका मीडियम ग्रुप होता है, मीडियम उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, वही आपका न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, वही आपका न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। अगर एंटी है तो लार्ज ग्रुप और C डबल बॉन्ड अगर एंटी है, तो जो स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, वही आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। आई बात समझ में आपको, आई बात समझ में आपको। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव है, ये अटैक करेगा। अब देखो ये दोनों सिन है, PH लार्ज ग्रुप है और ये आपका दोनों सिन है, तो H जो होगा वो किसमें, मीडियम।
अबव से अटैक करेगा क्योंकि मीडियम ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव है। तो H ने अबव से अटैक किया तो OH बिलो चला गया अपने आप ही। ये है कहानी। यहाँ पे पूरा खेल जो होता है वो इस चीज का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया गया। इस क्वेश्चन में तो आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे हैं कैसे, फिर भी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये रहा, ये आपका C डबल बॉन्ड OH आ गया, ये आपका H है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कोशिश करो कि इस पीएच को नीचे ले आओ ताकि ये सिन हो जाए। तो पीएच को नीचे कैसे, ओड इवन इंटरचेंज से एक बार इन दोनों को चेंज कर दो और फिर इन दोनों को चेंज कर देना। तो फिर पीएच क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भाई, ये आपका पीएच आ गया नीचे, ठीक है। अब देखो पहले आपने इन दोनों को चेंज किया था तो पीएच यहाँ गया था, तो CH3 चला गया आपका बिलो द प्लेन, CH3 आपका चला गया बिलो द प्लेन, एंड ये वाला जो ग्रुप है हाइड्रोजन ये आपका आ जाएगा यहाँ अबव द प्लेन, ये आपका अबव द प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे भाई अटैक करेगा कौन, CH3 नेगेटिव अटैक करेगा। तो ये अटैक अगर यहाँ करेगा तो देखो कैसे सिन पोजीशन पे है, तो मीडियम ग्रुप की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये बिलो से करेगा। किससे करेगा भाई, आपका बिलो से अटैक करेगा। तो अब आप इसको अगर दिखाते हैं कि ये बिलो से अटैक करता है तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, देखना। ये H, ये अगर ये भाई बिलो से अटैक करेगा CH3, तो दिस इज CH3 बिलो, और OH कैसा चला जाएगा, अबव चला जाएगा, O नेगेटिव H, और ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये क्या भाई आपका CH3, ये क्या आपका, ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन, और ये आपका क्या पीएच। बट अब ध्यान से देखना ऑप्शन में कुछ अलग कहानी दी गई है। ऑप्शन में क्या दिया गया, ठीक है ये तो ठीक है कि पीएच है CH3 बिलो द प्लेन, ये क्या दिखा। अब क्या करना है अपने को, CH3 प्लेन में दिखाना है, तो फिर अगेन क्या करेंगे, इवन इंटरचेंज। अब ये इवन इंटरचेंज क्या होता है, इवन इंटरचेंज का मतलब है भाई देखो इसमें ऐसे करते हैं कि पहले आपने इन दोनों को चेंज किया इस पोजीशन पे, तो पीएच चला गया बिलो और हाइड्रोजन आ गया यहाँ, एक बार चेंज हुआ ना, फिर आपने क्या किया, अब इन दोनों को चेंज कर दिया, पीएच को और CH3 को, तो दो बार चेंज किया ना, दो ग्रुप को दो बार चेंज किया। इवन इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है, ये कहने का मकसद है मेरा। अब देखो अब CH3 को आपने प्लेन में लाना, पहले क्या करोगे, इन दोनों को चेंज कर दो, है ना। तो OH कहां जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, OH कहां जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, बिलो द प्लेन। तो OH कहां गया भाई, देखो देखो एक बार चेंज करने से क्या होगा भाई, आपका CH3 यहां चला गया, ये हाइड्रोजन आ गया प्लेन वाला, और ये OH बिलो आ गया। अब एक ही बार चेंज हुआ है, एक बार और चेंज कर दो हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे OH जो आएगा वो बिलो द प्लेन आने वाला है, OH जो है बिलो द प्लेन आने वाला है। आ रही है बात समझ में, बोलो भाई, इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी चीजें जरूर देखो भाई कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, क्योंकि देखो इस चीजें अलग तरीके से दी गई है। यहाँ पे मीडियम ग्रुप है, अगर आप मीडियम ग्रुप से देखना इजिली, इसमें इतना आसान होता नहीं, लार्ज ग्रुप से देखना पड़ता है हमें कि लार्ज ग्रुप कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, देखो यही चीजें आपका जो क्लेडन की बुक है उसमें भी एक्सप्लेन की गई है काफी अच्छे तरीके से, कि लार्ज ग्रुप को देखते हैं, लार्ज ग्रुप जैसे पीएच हो गया, तो ये पूरा इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है चीजें। तो एक बार और आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो चीजें आप काफी अच्छे से इसमें रिलेट कर पाएंगे। जैसे पीएच अबव द प्लेन था, तो मिथाइल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका जो आपका इनकमिंग एटी की होगी। तो एटी कहां से अटैक करेगा भाई, आपका इथाइल कहां से अटैक करेगा। अब देखो इसको कहां बना के दिखाया गया है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो आप इसको, अगर लार्ज ग्रुप और C डबल बॉन्ड O, लार्ज ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड O आपका सिन है, तो जो इनकमिंग आएगा, इनकमिंग वो तो मैंने बताया है कि कैसे आएगा मिथाइल के रिस्पेक्ट में, बट ये दोनों पोजीशन कैसे होंगे, जो Me है ये वाला Me और जो ये OH है ये सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। कंसेप्ट क्या है प्रॉपर वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें भी अगर आप इससे रिलेट करेंगे यही कहानी है, देखो कि भाई देखो ये पीएच है, ये पीएच, तो इन दोनों में OH बिलो द प्लेन और CH3 बिलो द प्लेन, ये है कहानी यहाँ। अगर लार्ज ग्रुप और C डबल बॉन्ड O, देखो दोबारा से बता रहा हूं पूरा, लार्ज ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड O अगर सिन है, सिन पोजीशन पे है, जो CH3 की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। आई बात समझ में, ये है जी कंक्लूजन पूरा। तो क्या आएगा प्रोडक्ट में, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, हालांकि कैसे आप बना सकते हैं इसको ऐसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे अब हम आ गए, 23 पे अब हम आ गए, तो बताइए कि ये कैसे बना होगा। तो इसको बताना बड़ा ही आसान है, देखिएगा भाई सबसे पहले यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे रिलेट कर लेते हैं। ये रहा, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OMe लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OMe लगा हुआ है। अगर मैं इसकी इनोलेट फॉर्म बना देता हूं, तो मैंने मान लो कि यहाँ पे
ये देखो यहाँ से इनोलेट बनाना बड़ा आसान है ना, नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये रहा। तो इससे मैंने भाई आपका यहाँ पे इनोलेट फॉर्म बना दी, ओ के ऊपर नेगेटिव, ये बनाया जा सकता है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनोलेट फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो ग्रुप आप देख पा रहे हैं ये अटैक यहां से करेगा भाई, क्या करेगा ये वाला ग्रुप आपका यहां से। तो ये जो ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली आपका अटैक करता है इस पोजीशन पे, ये जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा यहाँ पे, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कुछ इस टाइप से इसकी फॉर्मेशन आपका होगी। ये वापिस से देखो, अगर वो नेगेटिव अटैक करेगा तो ये वापिस से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन आया, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन आया है यहाँ पे, और इस कार्बन के ऊपर सी ये लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ एम ई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, सी डबल बॉन्ड। अब अगेन यहाँ पे इनोलेट फॉर्म बनाएंगे कुछ इस तरीके से, यहां बनेगी इनोलेट फॉर्म। अब क्या होगा भाई यहाँ पे, ये देखो यहाँ इनोलेट बनाएंगे, ओ के ऊपर नेगेटिव आ गया, और ये आपका कुछ इसके ऊपर अटैक करवाएंगे। अब इसके ऊपर अटैक होगा भाई यहाँ से, और अटैक होगा तो कुछ ये वाला आपको यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ इनोलेट अल्काइलेशन। तो यहाँ पे पहले इनोलेट बनेगा, अल्काइलेशन करवाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको माइकल रिएक्शन देखने को मिलती है। ये जो हो रहा है ना, ये वाला स्टेप, दिस इज माइकल रिएक्शन। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, आएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24, हालांकि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, रेट्रोसिंथेसिस। तो ये कहा गया, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस सोन बिलो डिस्कनेक्ट। तो ये देखो, इसको जब आप यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, पहली बात तो ये बोला गया है। तो यहाँ पे हेट्रोकायरल मिलेंगे क्या, देखो इसको अगर आप अलग करके देखेंगे ना स्टूडेंट, दोनों की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो सेम होती है, दोनों का जो फॉर्म आएगा वो सेम आएगा, आर या एच देख लो, ठीक है, इसको मैं आर मान लेता हूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसको जाएगी, इसको जाएगी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्या एस फॉर्म आई। इसी प्रकार ये वाला जब आप लेते हैं यहाँ पे ये वाली फॉर्म, ये ओ एच बिलो द प्लेन, ये हाइड्रोजन, अब वो आ जाएगा ये आपका पीएच और ये आर ग्रुप। तो अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी कहां पे जाएगी, ये रही फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे, सॉरी वेज पे, तो ये थी, ये डैश पे है, और अब आप देख सकते हैं यहां से ये डैश है भाई, ये वेज है, तो वेज पे तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एस और ये भी एस, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, होमोकायरल है। क्या है, होमोकायरल हाप्स, हेट्रो नहीं होगा, होमोकायरल हाप्स। क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, नहीं भाई, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जरूर है। अगर यहां से आप इसको रोटेट करेंगे तो बिलो वाला अबो बन जाएगा, अबो वाला बिलो बन जाएगा। तो ये आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेट में काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इस टाइप का CSIR नेट में काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये सबसे पहले क्या होगा भाई, एलडीए एक बेस है और मिथाइल, तो अल्काइलेशन यहाँ पे होगा भाई। सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज और ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले जो बनेगा आपका, ये आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड O ये रहा, और ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जैसी है वैसे ही रहेगी भाई, ठीक है। और यहाँ पे अब अपना क्या हो चुका है, अल्काइलेशन हो चुका है। क्या हो चुका है यहाँ पे अपना, क्या लग चुका है आपका, ये आपका मिथाइल लग गया यहाँ पे, ये बना भाई। सबसे पहले एलडी एक बेस था, उसके बाद ये आप देख भाई ये बोरोन है और ये वाला, और फिर आपका यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो प्रोडक्ट बनेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। देखो ये चीज तो फिक्स है सारी जगह, ये सारे सब में, ये भाई आपका कैरूथर्स बुक में इसका एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा पूरा प्रॉपर इसके पीछे मैकेनिज्म भी होता है, क्योंकि यहाँ पे इनोलेट बनता है भाई। क्या बनता है, मेन खेल क्या रहेगा, यहाँ पे इनोलेट बनेगा ये वाला। अब अगर इसकी रिएक्शन पहले आप क्या करेंगे, यहां से कुछ बनेगा आपका ये डबल बॉन्ड O एंड आपका O के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव, ये वाला ग्रुप यहां हो गया इस टाइप से। ये जो इनोलेट बनता है, अब ये जो इनोलेट होगा ना, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, ये वाला ये यहां अटैक करेगा और ये यहां से यहां अटैक करता है, तो एक तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अब बात ये आती है कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
तो आइए इसका रेफरेंस भी दिखाता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि ये क्या कहानी है पूरी, इसकी इसके पीछे की कहानी क्या है। अच्छा, ये मैंने यहीं पे आपका कंसिडर कर लिया भाई। देखो, तो सबसे पहले ये बताया गया कि दिस इज, ये आपका एक कोई कंपाउंड है, एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं, बोरोन टोरफ्लेट इसे बोला जाता है। तो ये देखिए आपका डाई एल्काइल बोरोन ट्राई फ्लोरो मीथेन सल्फोनेट, इस टाइप से। और ये वो सेम टू सेम वही है। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, सबसे पहले यहां पे बताया कि इनोलेट बनता है, इनोलेट बनेगा। और इसकी रिएक्शन फिर करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, जिससे कि क्या बनता है भाई, ये जो आर आप देख पा रहे हैं, आर ये रहा आर, इसके साथ तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड यहाँ पे ओ एच एंड आपका आर डैश, है ना, ओ एच एंड आपका आर डैश। अब होता क्या है बेसिकली, अगर आप इसमें देखेंगे इसका क्या यूज रहता है बेसिकली, ये देखिएगा ऊपर बताया गया 46 में, क्योंकि ये 46 नंबर है, 46 नंबर। तो इन जनरल सिस या जेड इनोलेट गिव मेनली द सिन अल्डोल प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे भाई देखो, अगर आपके पास सिस या जेड टाइप का इनोलेट होता है ना, तो वहां पे आपको मिलता है सिन प्रोडक्ट। ये जो ओ एच होगा और ये जो आर डबल डैश होगा, ये सिन पोजीशन पे रहेंगे। अगर आपके पास होता है ट्रांस या ई टाइप का, तो वहां पे ये आपका एंटी पोजीशन पे आपका बनते हैं, या आपका एंटी पोजीशन पे बनते हैं। तो देखिए, द अल्डोल एडिशन रिएक्शन बिलीव 46 में आपका क्या दिखाया गया, 46 में फॉर दिस सिस इनोलेट, ये देखिए प्रॉपर मेंशन भी किया गया भाई। इनोलेट जो है ना, ये आपका जीमरमैन ये पूरा मॉडल इसके एक्सप्लेन करता है अच्छे से। तो अगर आप इसमें देखेंगे सारी चीजें, और ये देखो बिल्कुल एज इट इज सेम सेम क्वेश्चन, ये आपका कैरोथर्स बुक का रेफरेंस है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो ओ एच होगा और ये वाला जो आपका ये मिथाइल ग्रुप है, द रेशियो ऑफ टू सिन स्टीरियोआइसोमर, तो 99% ये आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बोरोन वाला आप देख रहे हैं ना, ये किसकी फॉर्मेशन करता है आपका, ये आपका जेड इनोलेट की फॉर्मेशन करता है। पूरा आप पढ़ेंगे जाके तो आपको मिल जाएगा कि ये जेड इनोलेट की फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे क्या था, सबसे पहले ये बनाया, और ये हमने देखा, ये देखो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, सॉरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी जाएगी ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी और यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी। इसी प्रकार ये फर्स्ट प्रायोरिटी और यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट के सामने फर्स्ट मतलब ये ई इनोलेट है, क्या ये ई इनोलेट। और अभी अभी बताया मैंने आपको, अगर ई इनोलेट होगा तो सिन प्रोडक्ट बनता है ना, अभी अभी देख लीजिए आपके सामने है। अगर सॉरी ये है भाई आपका जेड इनोलेट बनता है तो बनता है, जेड इनोलेट बनता है तो आपका देखने को मिलेगा। तो शायद अपनी कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी यहाँ पे, बाकी जेड इनोलेट ही बनना चाहिए यहाँ पे। ये नाइट्रोजन हो गया भाई, इसके साथ ही मिथाइल लगेगा, तो भाई यहाँ पे जेड इनोलेट बनेगा। और जेड इनोलेट बनाने के पीछे ना, अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बात पढ़ाई थी, यहाँ पे देखो जरा कि फाउंड टू जर्नल, इसमें बेसिकली आपका ये जेड इनोलेट की ही फॉर्मेशन करता है। किसकी करेगा, जेड इनोलेट की। इस बोरोन का यूज होता है भाई इस चीज में, ये ना इसका इंपॉर्टेंट यूज है इसको बनाने के लिए, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो आप फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जेड इनोलेट बनेगा और जेड इनोलेट बनने के बाद सिन प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब देखो सिन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो यहाँ पे तो ओ एच मिथाइल की कोई पोजीशन मेंशन की नहीं है, तो ये देखो ये बिलो द प्लेन है, तो ये दोनों अबो वाले प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे अबो वाले, तो देखो दोनों बिलो होंगे क्या, नहीं दोनों बिलो तो नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला बिलो तो दोनों बिलो नहीं होंगे, ये वाला भी बिलो नहीं होगा और ये वाला ओ एच भी बिलो नहीं होगा, दोनों अबव होंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा इसका, सी। ये सेम है भाई, कोई डिफरेंस नहीं इस क्वेश्चन में, बस उसमें मिथाइल अल्काइलेशन करवाया गया है, उसके बाद देखो ओ एच बिलो सेम प्रोडक्ट, और आप देख सकते हैं कि सिन प्रोडक्ट आपको मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपका सिन दिखाया नहीं है, लेकिन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा भाई, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, C13 NMR सिग्नल फॉर द गिवन कंपाउंड। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो कम होती है sp2 वाले से, तो B की सबसे कम होगी, B की सबसे कम, और A और C की इक्वल हो जाएगी। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा, B इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं भाई कि जो सैचुरेटेड कार्बन होता है उसकी वैल्यू होती है 10 से 20 ppm, और जो आपका अनसैचुरेटेड कार्बन होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, 100 से 150 ppm के क्लोज होती है। तो क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना भाई इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो
इसके लिए भाई सबसे पहले डाइहाइड्रोक्सिलेशन किया जाएगा, या फिर आप न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करवा दें इसका, ये डायरेक्ट यहाँ अटैक कर सकता है इस तरीके से। तो पूरा एक मैकेनिज्म इसका मैंने बताया भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का पूरा मैकेनिज्म है हमारे पास। सबसे पहले इसने अटैक किया, ये बनेगा ये वाला कंपाउंड, उसके बाद यहाँ से आपका प्रोटॉन का ट्रांसफर देखने को मिलेगा, ये बना कंपाउंड, वाटर यहाँ से निकलेगा, और ये बेसिकली इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसा कि यहाँ से आपका H2 को ये निकाल दीजिए, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये NH N डबल बॉन्ड O तो चला ही गया। अब क्या आएगा यहाँ पे, ये वाली रिंग आएगी, ये क्या आएगी, ये वाली रिंग। इसके बाद आपका फिर से पूरा होगा ये स्टेप, तो देख सकते हैं। तो यहां तक ये बन गया भाई। इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, ये वाला यहाँ, और ये इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपका ये लाइक दैट सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो गया, 1 2 3 1 2 3, 1 1 के बीच का बॉन्ड, 3 3 का बीच ये जोड़ा, तो इस टाइप से ये आपका यहाँ पे आपको रिंग देखने को मिलती है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनता है दैट इज टेट्राहाइड्रोकार्बाजोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा भाई। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा दिस इज ये वाला आपका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है, किसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये वाला कंपाउंड बनेगा, और पूरा आगे इसको आपने करके देखना पड़ेगा। तो ये वाला यहाँ अटैक, ये वाला यहाँ अटैक, और फिर आपका यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया जी अपना 28 नंबर, 28 नंबर। तो 28 नंबर में क्या बोला गया आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेरॉइड्स हैव C डबल बॉन्ड OCH3। मिथाइल कीटोन आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, तो जो ये आपका प्रोजेस्टेरोन जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपका क्या देखने को मिलता है, आपका C डबल बॉन्ड OCH3 देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं आपका प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड, सॉरी हाँ ये तो है, तो C डबल बॉन्ड OCH3, यही तो बोला था आपसे C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये देख सकते हैं C डबल बॉन्ड OCH3, याद रखने वाला है भाई टोटली। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा इस वीडियो का 29 नंबर। A peak of proton NMR spectrum is located at 2 ppm from TMS, 500 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर की वैल्यू। इफ द रेफरेंस इज सेट टू 0 ppm, व्हाट रेफरेंस यानी कि TMS, तो बताइए कि भाई आपका जो है क्या आएगी वैल्यू। तो बड़ा सिंपल भाई फार्मूला लगता है, मैंने आपको करवाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सैंपल प्रोटॉन फ्रॉम TMS। तो भाई कितनी शिफ्ट हर्ट्ज में अगर आपको निकालनी है, तो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज के अंदर। तो आप यहाँ पे सब कुछ आपको गिवन है 500 मेगाहर्ट्ज, और आपका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2 ppm, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 1000 हर्ट्ज आपको देखने को मिलेगा। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 2 पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो पेपर हुआ था। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, नेट के गेट के प्रीवियस ईयर थे, काफी डिटेल्ड चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। और भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आएगा वो या तो इस लेवल का होगा या इससे भी अप लेवल का आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप अगर ऐप के स्टूडेंट है, पेड कोर्स के स्टूडेंट, तो आप हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।